हब्स एंड मोर का सीजन 2 का पार्ट 2 है आज। सो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था हमारे बालों के बारे में, उनकी हमने कुछ बातें करी थी, कुछ डिस्कशन किए थे। आज का जो डिस्कशन है वो हमारी स्किन के ऊपर रहने वाला है, यानी हमारी त्वचा के ऊपर रहने वाला है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी हेल्थ को लेके जितना कंसर्न रहते हैं, उतना स्किन को लेके चाहते हुए भी नहीं रह पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो भी वो सोशल मीडिया से सुनते हैं, या जो भी वो नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एक दो दिन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको बोर फील होने लगता है, वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और कोई भी प्रोसेस, चाहे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो या वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, कोई भी प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होती है, रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आपको थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ा धैर्य रख के जो आपको बताया जा रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ, मिनिमम फॉर 3 मंथ, तो आपको रिजल्ट बेशक दिखाई देते हैं, लेकिन आपको उसी तरीके से उसे फॉलो करना होता है जिस तरीके से आपको वो चीज बताई जा रही है। सो चलिए, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि काफी लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पॉइंट पर आती हूँ आज के सेशन के, जो कि है हमारी हेल्दी स्किन के ऊपर। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है ना, जो पहली बात हमारे दिमाग में आती है, वो ये कि क्या हम वाकई अपनी स्किन की वैल्यू कर रहे हैं? क्या हम वाकई हमारी ये जो त्वचा है उसको, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? और ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम वैल्यू करते हैं स्किन की। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि अगर सिर्फ सेलिब्रिटीज को छोड़ दिया जाए ना, जिनको हम टीवी पर देखते हैं, तो जो कॉमन जनता है हमारी, वो स्किन की उतनी वैल्यू करती ही नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि हमारी स्किन में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं, और हम उसी साइकिल में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और हमारी एक इंडियन मेंटालिटी भी है, मतलब जिसे मैं कहूंगी भारतीय मानसिकता। हमारी इंडियन मेंटालिटी क्या है कि जो गोरा है, जिसकी स्किन फेयर है बहुत ज्यादा, उसकी बहुत अच्छी हेल्दी स्किन है या वो बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं होता है। जब बात स्किन की होती है ना, तो उसमें आपका स्किन कलर मैटर ही नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका स्किन कलर एकदम फेयर नहीं है, और वैसे भी जो इंडियन स्किन टोन होती है ना, वो विटिश होती है, मोस्टली लोगों की विटिश होती है, यानी गेहुआ स्किन कलर जिसे कहते हैं हिंदी में, वो कलर पाया जाता है। आपकी स्किन तभी हेल्दी होगी जब आपकी स्किन क्लियर होगी, चाहे आपका स्किन कलर कोई भी हो। अगर आपका स्किन के कलर बहुत फेयर है, आप बहुत गोरे हो, लेकिन उस पर रैशेस हैं या पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स हैं छोटे छोटे, तो कहीं से कहीं तक आपकी स्किन हेल्दी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो आपका स्किन कलर है आप उसे एक्सेप्ट करिए, और ट्राई ये करना है कि उसी स्किन कलर को हमें बेदाग बनाना है, मतलब एकदम स्पॉटलेस ब्यूटी जिसे कहते हैं ना, वो होना चाहिए। एक नेचुरल ग्लो आना चाहिए आपके फेस पे। तो आज इसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा सीजन रहने वाला है। और थोड़ा सा, हमेशा की तरह आज के हमारे इसमें सेशन में भी थोड़ा सा टेक्निकल टर्म होगा, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उस टेक्निकल टर्म को मैं इजी से इजी लैंग्वेज में कन्वे कर पाऊं, वही मैं करती हूँ। तो चलिए, स्किन के ऊपर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा साइंस स्किन का देख लेते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं स्किन के साइंस की, तो वो इतना डीप है, इतना डीप है कि उसके लिए काफी सारी क्लासेस लग जाएंगी, लेकिन वो टाइम लगता है। बट उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, आज मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ। तो देखिए, जैसे आपकी एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरीके से आपकी स्किन का भी स्ट्रक्चर होता है। अब स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैंने अपने कई सेशंस में इस बारे में बताया हुआ है कि आपकी स्किन की टोटल जो लेयर्स होती है ना, वो 7 लेयर्स होती हैं, टोटल 7 लेयर्स होती हैं। लेकिन उन 7 लेयर में 3 लेयर, लेयर मतलब परत, स्किन की परत, जो 3 लेयर होती हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मेन लेयर्स जो रहती है स्किन की। जैसे जो सबसे ऊपर आपकी लेयर होती है उसे कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस। उसके बाद में जो आपकी सेकेंड लेयर आती है उसको कहते हैं हम डर्मिस, एंड जो थर्ड लेयर होती है आपकी वो होती है हाइपोडर्मिस।
ये थोड़ा सा टेक्निकल गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। अब ये जो 3 लेयर है ना, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को ही थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताने वाली हूँ। और आपको जान करके बड़ी हैरानी भी होने वाली है कि हमारी स्किन, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि गोरा हो जाए या फिर सुंदर दिखने लगे, इससे ज्यादा हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं है, लेकिन वही स्किन बहुत अलग अलग रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ में भी। फॉर एन एग्जाम्पल, जो मैंने सबसे फर्स्ट लेयर आपको बताई थी एपिडर्मिस, जो दिखाई दे रही है, जो भी आपको ये स्किन दिखाई दे रही है ना, आपकी स्किन, मेरी स्किन, हम सभी अस्मिता सक्षम लोगों की स्किन, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं हम एपिडर्मिस, अपर लेयर, ऊपर की लेयर। अब इस लेयर में, एपिडर्मिस में टोटल 5 लेयर्स होती हैं। अब इन 5 लेयर्स का काम क्या रहता है, जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है ना, जैसे जो भी जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाने से पहले हमारी इस फर्स्ट लेयर से ही टकराते हैं। आप शरीर में जब इंजेक्ट होता है, आपके शरीर के अंदर जब जाता है, तो सबसे पहले वो आपकी स्किन से टकराता है। और एपिडर्मिस की 5 लेयर का काम यही है कि उस वायरस को, उस इंफेक्शन को, उस जर्म्स को बाहर से ही वापस भेज देने का काम जो है, वो हमारी इस लेयर का है, हमारी एपिडर्मिस लेयर का है। उसके बाद जो लास्ट की 2 लेयर हैं, वो डर्मिस की रहती हैं। उसका काम क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं, जिनको मैंने अपने फर्स्ट सीजन में बताया था कि आपके सर पे 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं, जिनसे बाल आते हैं। ओके। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो डर्मिस में पाई जाती हैं। यानी जो आपको पसीना आता है, आपके जो बाल बड़े होते हैं, आपके जो ये ब्लड वेसल्स, जिसको हम हिंदी में कहेंगे रक्त धमनियां, ये ब्लड वेसल्स, ये सारी की सारी चीजें आपकी सेकेंड लेयर के अंदर पाई जा रही हैं। अब आप बोलोगे कि स्किन के अंदर ऐसा इतनी सारी चीजें कैसे हो गई, स्किन का मतलब तो हम एक ही चीज समझते हैं, क्लियर करना, लेकिन नहीं। स्किन आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, यानी आप बीमारियों से भी बचें, वो काम भी इस बेचारी स्किन का ही रहता है, जिसकी तरफ हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे। जैसे एपिडर्मिस में मैंने अभी आपको कहा कि 5 लेयर होती हैं, वो कौन कौन सी 5 लेयर हैं वो बताती हूँ। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन काम आपको बड़े आराम से समझ में आएंगे। जैसे जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस की, वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम का काम क्या रहता है, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना हमारे सूरज देवता से, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम रहता है स्ट्रेटम कॉर्नियम का। ये जितने भी पॉल्यूशन हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, उनसे बचाने का काम वो रहता है स्ट्रेटम कोरिनियम का। उसके नीचे दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम की। स्ट्रेटम ल्यूसिडम का काम क्या रहता है, ये जो आपके हाथ की हथेली है, या आपके पैर हैं, पैर का जिसे मैं कहूंगी कि सोल ऑफ द फीट, सोल जो रहता है, यानी तलवा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये जो होता है ना, ये सारी की सारी चीजें आती हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम के अंतर्गत। यानी कि अगर इनमें किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ, आपकी हथेली में या आपके पैर में, पैर के तलवे में जो जमीन पर रहता है सोल, उसमें कोई भी डैमेज हुआ, तो उसको रिकवर करने का काम हमारी सेकेंड लेयर का रहता है। अब आते हैं हमारी थर्ड लेयर पे स्किन की, जो उसके भी नीचे है, उसका नाम है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम का काम क्या रहता है, आपकी बॉडी में फैट, आप सोच रहे हो, एक स्किन की लेयर का काम है आपकी बॉडी में फैट को मेंटेन करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स एक दूसरे से अटैच होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। यानी ये जो एक तरीके से बोले कि वाटर प्रूफिंग का काम जो है ना, ये हमारी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम थर्ड लेयर ही करती है। आपके अंदर पानी की मात्रा, आपके शरीर में पानी की मात्रा को मेंटेन करने का काम जो है, वो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम का है। उसके बाद आते हैं हमारी फोर्थ लेयर, जिसका नाम है स्ट्रेटम स्पिनोजम। स्ट्रेटम स्पिनोजम का काम क्या रहता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब इसका काम क्या है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को सपोर्ट देने का काम जो है, वो हमारी फोर्थ लेयर का है, स्ट्रेटम स्पिनोजम का काम रहता है। इसका काम है कि ये एपिडर्मिस से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, और कोई भी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए, इसकी ये पूरी पूरी कोशिश करती है। फिर आती है हमारी फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर का नाम है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल का काम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये जो आपके अंदर विटामिन डी बन रहा है या जो कैरेटिन बन रहा है, ये जो मेलानिन बन रहा है, ये नाम आपने अक्सर सुना होगा। विटामिन डी हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है। उसके बाद ये जो कैरेटिन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेलानिन जिसे मेलाज्मा का प्रॉब्लम रहता है, ये मेलानिन, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करने का काम ये आपकी फिफ्थ लेयर का रहता है। अब ये भी अलग अलग तरीके से होता है। कैसे होता है? कैरेटिनोसाइट्स होते हैं जिससे कैरेटिन निकल रहा है। विटामिन डी रहता है जो आपकी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है, जो सनलाइट से आपको मिलता है। उसके बाद छोटे छोटे मेलानोसाइट्स रहते हैं, इनका काम रहता है मेलानिन को प्रोड्यूस करना। यानी मेलानिन बोले तो आपकी स्किन का कलर जो चेंज होता है ना, कभी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या कभी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से, ये जो कलर चेंज होने का काम है वो फिफ्थ लेयर की वजह से होता है। मतलब फिफ्थ लेयर पूरी पूरी कोशिश करती है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं हो, आपके शरीर के अंदर कैरेटिन का प्रॉब्लम नहीं हो और आपके स्किन के कलर को डैमेज नहीं हो। फिर जो लास्ट की दो लेयर है, सिक्स्थ और सेवेंथ नंबर की, वो डर्मिस के अंदर आती है। इसका नाम है पैपिलरी लेयर। अभी पैपिलरी लेयर का काम इतना इंटरेस्टिंग काम है। आपको अक्सर जब भी आपने देखा होगा कि आपको अचानक से गर्म लगने लगा या ठंडा लगने लगा, आप एकदम से आपका हाथ आग में चला गया, कभी जल गया, या कभी आपने कोई ठंडा चीज छू लिया, आइस वगैरह छू लिया, तो आपको वो ठंड का सेंसेशन हुआ या गर्म का सेंसेशन हुआ। ये जो सेंसेशन होते हैं ना, ये पैपिलरी लेयर से होते हैं। सिक्स्थ नंबर की जो सबसे नीचे है, सिक्स्थ लेयर जो है पैपिलरी, उससे होते हैं। यानी जो भी सेंस आप फील कर पा रहे हैं ना, वो इसी लेयर की वजह से फील कर पा रहे हैं। और जो सबसे नीचे लेयर है वो है आपकी रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर सेवेंथ लास्ट लेयर होती है आपकी स्किन की। और इसका काम रहता है कि इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। इसके अंदर जो मैं जैसा मैंने आपको कहा कि हेयर फॉलिकल जिनसे बाल निकल रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिनसे आपकी स्वेटिंग होती है, सेबेकियस ग्लैंड जिसको मैंने लास्ट अपने फर्स्ट सीजन में अभी बताया था जब मैंने बालों की बात करी थी, सेबेकियस ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, वो इसके अंदर रहता है। तो ये बेसिकली आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देने का काम करती है। इलास्टिसिटी बोले तो आपकी स्किन में जो लचक रहती है ना, वो रेटिकुलर लेयर जो सेवेंथ लेयर लास्ट है उसकी वजह से। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि नाम थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन नाम से हमें काम नहीं है, हमें इसका मेन अर्थ समझना है कि स्किन का मतलब सिर्फ खूबसूरती नहीं है। स्किन का मतलब आपकी बॉडी को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करना है। जैसे एक लेयर है जो आपको सेंस करवा रही है, आपको फील करवा रही है कि तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हें ठंड लग रही है। एक लेयर है जो आपको एंजाइम से, आपको वायरस से, आपको बैक्टीरिया से बचाने का काम कर रही है। एक दूसरी लेयर है जो आपके अंदर विटामिन डी लेकर के आ रही है, कैरेटिन लेकर के आ रही है। एक और लेयर है जो आपके अंदर जो स्वेटिंग पसीना आ रहा है उसको देखने का काम कर रही है। एक और लेयर है जो सारी के सारे टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, या हम करना भी नहीं चाहते कि विदाउट स्किन हम क्या दिखाई देंगे। वो कहते हैं ना कि वो जो चीज जिसके पास नहीं होती उससे आप उसका मर्म पूछिए। जिनकी किसी भी एक्सीडेंट के तहत उनकी स्किन जल जाती है, उनका चेहरा जल जाता है। हमारी बहुत सारी ऐसी फीमेल जिनके ऊपर एसिड अटैक होते हैं, उन लोगों से पूछिए कि स्किन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर उनसे छिन चुका होता है। तो ये थोड़ा सा स्किन के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपका काम है आपकी स्किन के टाइप को समझने का। हम में से ज्यादातर लोग अपनी स्किन टाइप को समझे बिना ही प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं, या फिर कुछ भी अगर सोशल मीडिया साइट्स पर हमको कुछ खाने के लिए बताया जाता है, आजकल बहुत सारी टैबलेट्स और पता नहीं कितने टाइप के जूसेस और क्या क्या चल रहा है स्किन के लिए, बट वो हम ये जाने बिना कि हमारी स्किन टाइप क्या है हम लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो सबसे ज्यादा गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी स्किन टाइप को समझना पड़ेगा। अभी, अरे ये क्या हुआ है? एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर यस ऑडिबल। मैम, आपकी आवाज ओके ओके, ऑडिबल हो। थैंक यू सर, थैंक ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो मैं बात कर रही थी आपकी स्किन टाइप का। तो हम यहाँ पे जो स्किन टाइप की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी स्किन टाइप को समझिए। फर्स्ट स्किन जो रहती है वो होती है नॉर्मल स्किन।
नॉर्मल स्किन जैसा, मतलब अगर मैं कहूँ ना, बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत कम लोगों में ये स्किन पाई जाती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। यानी बिल्कुल स्मूथ रहती है, क्लियर रहती है, ना वो ड्राई है ना वो ऑयली है, और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम उनकी स्किन पर दिखाई नहीं देता है। और ये स्किन में अगर ये बोलूँ ना कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ मिनिमम 2% लोगों के पास ऐसी स्किन होती है जिसमें शुरू से लेके एंड तक कोई इश्यूज ही नहीं रहते हैं। ज्यादातर हम लोगों की स्किन दो टाइप की होती है, या तो ऑयली या ड्राई। दो टाइप की स्किन होती है, और इंडियंस के पास ना यही दो टाइप की स्किन है। क्योंकि हमारे यहाँ पे वेदर बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ गर्मी भी है, बारिश भी है, विंटर्स भी है, हमारे पास बहुत सारे वेदर्स हैं। इस वजह से हमारी स्किन टाइप अलग अलग है, हमारा खाना अलग है, हमारे क्षेत्र अलग अलग है। तो हमारी स्किन मैक्सिमम दो टाइप की होती है। अब ऑयली स्किन क्या होती है आप जानते ही हैं। ऑयली स्किन, अगर हम देखें ना किसी ऑयली स्किन वाले इंसान को, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी स्किन का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हमेशा शाइनिंग रहती है। हमेशा उनके फेस पे एक शाइन रहता है, एक चमक रहती है। पर बेसिकली वो जो शाइन हमें दिखाई दे रही है ना, पोर्स रहते हैं, पोर्स यानी रोम छिद्र कहते हैं इसको हिंदी में। तो जो पोर्स रहते हैं वो काफी बड़े बड़े रहते हैं उनकी स्किन पे, जो नॉर्मली हम लोगों को दिखाई नहीं देते। उन पोर्स में से वो जो ऑयल है वो निकलता रहता है, और उस ऑयल की वजह से वो स्किन जो है बहुत ज्यादा शाइन दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ऑयली स्किन वालों को? एक प्रॉब्लम एक्ने, जिसे हम पिंपल्स कहते हैं या मुहासे कहते हैं, और दूसरा ब्लैक हेड्स, जो अक्सर हमारी नोज पर देखे जाते हैं। ऑयली स्किन वालों की ये दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती हैं। फिर आती है हमारी थर्ड स्किन, जिसका नाम है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन हमेशा आपको दिखाई देगी एकदम रूखी सूखी बेजान, जिसमें कोई चमक नहीं है, कोई शाइन नहीं है। हमेशा वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर देती है, रिएक्टिव होती है बहुत ज्यादा, और एकदम डल दिखाई देती है। उनके पास फाइन लाइंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, रेड पेचेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम ड्राई स्किन के हैं। और अगर सबसे ज्यादा मुश्किल किसी स्किन को हैंडल करना है ना, तो आई मस्ट टेल यू वो ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन को हैंडल करना, मेंटेन रखना बहुत टफ होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं होता है। फिर आती है आपकी सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन क्लियरली सभी जानते हैं, सेंसिटिव स्किन जो तुरंत रिएक्ट करती है। मतलब आप पानी के अलावा अगर आप उसको कुछ भी दोगे ना, तो वो तुरंत रिएक्ट कर देगी। कई बार सेंसिटिव स्किन ऐसी होती है जो आपको घरेलू नुस्खों नुस्खों पर भी रिएक्ट करती है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को हल्दी से एलर्जी है, किसी को एलोवेरा से एलर्जी है। अब ये तो नेचुरल चीजें हैं, इनसे भी अगर एलर्जी हो रही है तो आप समझ जाइए आपकी सेंसिटिव स्किन है। और दुनिया की सबसे बेस्ट स्किन होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन को एक तरीके से मैं बोलूँ ना, तो ईश्वर का वरदान होती है ये स्किन। अगर ये स्किन आपके पास है ना, तो फिर इससे अच्छी हेल्दी स्किन कोई बात ही नहीं है। ये कैसे दिखाई देती है? अगर आपका नोज एरिया, नाक का जो एरिया है वो ऑयली रहे, यानी नाक पर आपके पसीना आता रहे, और फोरहेड आपका ड्राई रहे, टी जोन जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, तो नोज पे पसीना आता रहे, स्वेटिंग होता रहेगा आपको, और फोरहेड आपका ड्राई रहेगा, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, इजीली प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं, इजीली मेंटेन हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत रेयर है। अब ईश्वर का वरदान है तो हर किसी को नहीं मिल सकता है वो। तो हम लोग ऑयली और ड्राई स्किन के ऊपर आज ज्यादा बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इन्हीं स्किन के ऊपर है। फिर आता है आपकी बात कि भाई हम बेसिकली जानेंगे कैसे कि हमारी स्किन हेल्दी है या डैमेज है? वो कैसे हमको पता चलता है? तो देखिए, स्किन का सबसे बेस्ट सोर्स अगर मैं आपको बोलूं ना, वाटर होता है, पानी। एक ऐसी चीज जो आपको बिना पैसा खर्च किए मिलती है, लेकिन हमें उसकी कद्र नहीं होती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आपको वो शाइन अलग दिखाई देगी। आपका बॉडी में जितना भी पानी है, आपकी स्किन उसको रिटेन करती रहती है बार बार। जितना ज्यादा वाटर लेवल हाई रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, उतनी आपकी स्किन हेल्दी रहती है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, मिनिमम 3 लीटर वाटर, 3 लीटर पानी आपको रोज कंज्यूम करना है किसी भी तरीके से। और सिंपल पानी, सिंपल, कोई ऐसा गर्म ठंडा
या कुछ मिक्स करके, ऐसा नहीं, सिंपल पानी, लेकिन 3 लीटर पानी रोज पीना है। तो आपकी स्किन नॉर्मली नेचुरल तरीके से हेल्दी रहती है। डैमेज स्किन क्या होती है? जो डैमेज स्किन का मतलब होता है आपकी स्किन में से वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा तो आपकी स्किन में छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते जाएंगे, और आपकी स्किन फाइट ही नहीं कर पाएगी किसी भी चीज से, और तुरंत डैमेज होती जाएगी। सो बेसिक रीजन इज अबाउट वाटर। आपको अपने वाटर लेवल को मेंटेन करके रखना है। अब क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं बेसिकली हमारी स्किन में, या फिर हम जो देखते रहते हैं, तो ये जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड में, इचिंग होती है, कई लोगों को खुजली होती है। कई ड्राई स्किन वालों का एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, टाइट होना, मतलब स्किन एकदम कड़क टाइट दिखाई देती है, ऐसा हाथ रखने का भी मन नहीं होता है, इतने टाइट रहती है। ऑयली स्किन वालों का प्रॉब्लम है एक्सट्रीमली शाइन दिखाई देती है, मतलब इतनी चमक दिखाई देती है कि उनके लिए कुछ भी प्रोडक्ट यूज करना प्रॉब्लम होता है। अगर वो कुछ भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो तुरंत पसीना आता है, और सारा का सारा जो उनका मेकअप है या जो भी उनने यूज किया है वो निकल जाता है। फिर आती है फ्लैकी स्किन टाइप। फ्लैकी स्किन टाइप होती है जिसमें आपके लिप्स और लिप्स के आसपास का जो एरिया है वो एकदम से जो रहेगा वो आपका ड्राई होने लग जाएगा। फिर आ जाते हैं आपके रेड पैचेस के ऊपर, यानी जो आपके चेहरे पर लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं, स्पॉट दिखाई देते हैं, वो हो जाते हैं एक और स्किन का प्रॉब्लम। अब ये सारे के सारे जो स्किन प्रॉब्लम है ये मोस्टली कॉमनली लोगों को दिखाई देता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इस टाइप का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें हमारे फेस के ऊपर शो होता है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, 6 टाइप का प्रॉब्लम है इसमें। पिगमेंटेशन भी है, एक्ने यानी पिंपल्स का प्रॉब्लम भी है, इसमें रेड पैचेस भी दिखाई दे रहे हैं, ब्लेमिश भी हो रही है, बहुत सारे इश्यूज इसमें स्किन के दिखाई दे रहे हैं। और जब भी आप अपनी स्किन को कभी मिरर में ध्यान से देखेंगे ना, इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे जाएगी। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली अस्मिता, इवन ये सक्षम लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा होता है, बल्कि मैं ये कहूँ सक्षम के साथ ही होता है, क्योंकि सक्षम ही अपनी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी अस्मिता तो फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। चलिए, तो अभी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं बताने वाली हूँ कैसे आपको प्रोटेक्शन देना है। अब इसके पीछे रीजन क्या रहता है, ये सारे जो मैंने आपको भयानक से दृश्य दिखाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए कई लोगों में ना जेनेटिक होता है। अगर आपका पुराना हिस्ट्री में किसी का स्किन प्रॉब्लम रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो जीन्स आपके अंदर आते हैं। डीएनए का प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स की वजह से वो आपको एक तोहफा मिलता है आपके परिवार की तरफ से। उसके बाद में वेदर का सिचुएशन, एक्सट्रीम वेदर होता है, मतलब या तो बहुत गर्म है जैसे हमारा साउथ का एरिया, या बहुत ठंडा इलाका है जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट जैसे एरियाज हो गए। तो ऐसे जो एक्सट्रीम लेवल पे वेदर रहेंगे ना, आप उनकी स्किन हमेशा देखिए, साउथ की स्किन में देखिएगा ऑयली रहती है अक्सर उनकी स्किन। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो ठंडे इलाके हैं उनकी तरफ जाएंगे तो उनको रेड पेचेस का प्रॉब्लम रहती है, स्किन साफ रहेगी लेकिन रेड पेचेस का प्रॉब्लम रहेगा। फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल से भ्रमित मत होइए, दिस इज मतलब सिंपल स्ट्रेस, तनाव। तनाव की वजह से बाल भी जा रहे हैं, हेल्थ भी जा रही है, स्किन भी जा रही है। तो सबसे पहले तो भाई तनाव को दूर कर दीजिए, स्ट्रेस को दूर कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, धूप में ज्यादा निकलते हैं, या धूप नहीं भी बोलूं तो आप बाहर फील्ड वर्क करते हैं, जो कि हमारी सभी सक्षम भाई और हमारी अस्मिताएं जी जान लगा के करते हैं, तो अगर आप बाहर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो भी आपकी स्किन डैमेज होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्किन इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, जितना प्यार से रखोगे ना वो उतना पैम्पर होती रहती है। अब मेडिकेशन मतलब हर छोटी छोटी बात पे दवाई लेना, वो दवाइयां सिर्फ आपके लीवर और किडनी को ही अटैक नहीं कर रही, आपकी स्किन को भी डैमेज कर देती हैं। फिर आती है कुछ ऐसी हैबिट बहुत कॉमनली होती है, जैसे स्किन केयर करना चाहिए, स्किन केयर करना चाहिए, लेकिन वो स्किन केयर का टाइम, रूटीन सब गड़बड़ है। हमको पता ही नहीं है स्किन केयर करनी कैसे है, बस हमने कभी कुछ देखा किसी चैनल पे, हमको पसंद आ गया, हम स्टार्ट कर दिया, और फिर वो 2 महीने में एक बार हो रहा है या फिर एक वीक में 4 बार हो रहा है। ये दोनों ही प्रॉब्लम है। तो आपकी स्किन केयर रूटीन का एक प्रॉपर साइकिल होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, तब आप अपनी स्किन को मेंटेन कर पाओगे। अब देखिए,
आप अगर अपनी स्किन को सिर्फ मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है तो अब उसके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं मेंटेन की तरफ ही जाती हूँ। आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन अच्छी है, वेरी गुड। तो अब आपको इसको मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन कैसे करोगे? अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए, जितना हो सके उतना मॉइस्चराइज करिए। मॉइस्चराइज यानी अपनी स्किन में थोड़ा हाइल्यूरोनिक एसिड डालिए। अब हाइल्यूरोनिक एसिड आप बोलोगे भाई एक इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। स्किन केयर रूटीन को एक प्रॉपर साइकिल बना करके आपको उसको फॉलो करना रहता है। हमेशा आपको सनस्क्रीन का यूज करना है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस से आपको दूर रहना है। क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये मेंटेनेंस है सिंपल। लेकिन अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है, अब डैमेज हो गई है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? कई लोग स्किन केयर रूटीन में स्क्रब को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। स्क्रब मतलब जो डेड स्किन निकलती है ना, हम अक्सर स्क्रब करते रहते हैं। लोगों का मानना है कि हम जितना अपनी स्किन को घिसेंगे ना उतना ज्यादा स्किन खूबसूरत होती जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपने ओवर एक्सफोलिएशन भी कर दिया, यानी स्क्रब ज्यादा कर दिया, उतना बेचारी को जरूरत ही नहीं है, तो आपकी स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिक स्किन केयर रूटीन अपनाइए, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अपनाइए, जो मैं अभी आपको बताने ही वाली हूँ। और थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, चाहे आपके बालों की बात हो या स्किन की बात हो, जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। क्योंकि धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको एक रात के अंदर आपकी दुनिया बदल गई, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस स्किन केयर रूटीन में आप क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आपके कंपोनेंट्स क्या है, आपकी स्किन किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग वो इंग्रेडिएंट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये सारे आपको बारीकी से देखने होंगे, क्योंकि आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपकी स्किन केयर रूटीन बताने से पहले उन केमिकल्स के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। अक्सर आपने हम लोगों के मुंह से नाम सुना हुआ है, पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन। लेकिन इनके अलावा और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे एसएलएस, पैराफिन, ट्राइक्लोजन, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, प्रेजर्वेटिव्स। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, शैम्पू। हम बाल से ही शुरू कर देते हैं। शैम्पू, शैम्पू में एक केमिकल बहुत खतरनाक होता है, 1,4 डायोक्सिन करके। अब ये क्या करता है? ये केमिकल डाला इसलिए जाता है ताकि आपके बालों को तुरंत रिजल्ट मिले, तुरंत ही शाइनिंग रहे, या तुरंत ही आपके बाल भरे भरे दिखाई दे। लेकिन ये आपके बालों के अंदर हेयर फॉलिकल्स में जाके बालों की रूट को ही पूरी तरह डैमेज कर देता है। तो एक टाइम के बाद आपके हेयर फॉल होना, आपके बाल डल होना या स्प्लिट एंड दिखाई देना, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। मस्कारा जो आप मेकअप में यूज करते हैं, नाइट्रोसेमिनाइज पाया जाता है। लिपस्टिक, लिपस्टिक जो जिसके बिना किसी भी अस्मिता की जिंदगी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, तो उस लिपस्टिक के अंदर लेड पाया जाता है जो आपके लिप्स के कलर को ही चेंज कर देती हैं। अक्सर ये इसलिए ज्यादातर हमारी महिलाएं लिपस्टिक लगाने से डरती हैं, क्योंकि होठ काले हो जाते हैं। कहा जाता है ना, ज्यादा लिपस्टिक मत लगा, होठ काले हो जाएंगे, वो लिड की वजह से होता है। फ्रेग्रेंस, जो भी परफ्यूम, डियो हम लोग लगाते हैं, उसमें हाइड्रोक्सिनोल हो पाया जाता है। अब ये क्या करता है? वो भी आपके स्किन के पोर्स में से अंदर जाता है, तो जो आपको खुजली होती है, इरिटेशन होती है, या जो आप अगर अपने अंडर आर्म्स में लगाते हैं तो उतना एरिया ब्लैक हो जाता है, वो हाइड्रोक्सिनोल सोल की तरफ से होता है। बॉडी लोशन, ज्यादातर कंपनियां पैराबेन का भर भर के यूज करती हैं बॉडी लोशंस में, क्योंकि उनको उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी रहती है। ट्राइक्लोजन पाया जाता है डिओड्रेंट्स में, वो भी आपकी स्किन को काला करने का काम करता है। नेल पॉलिश में टॉल्यून नाम का एक केमिकल पाया जाता है। टॉल्यून का काम रहता है आपके जो नेल्स हैं, उन नेल्स की ये जो आगे का भाग रहता है ना, उसको धीरे धीरे पीला करना स्टार्ट कर देता है, येलो येलो कलर के नेल्स होने लग जाते हैं। सनस्क्रीन, ज्यादातर कंपनी उसमें ऑक्टिनोक्सेट नाम का ही केमिकल डालते हैं, जिससे आपने अक्सर देखा होगा सनस्क्रीन लगाते ही कई जो बाहर के सनस्क्रीन रहते हैं जिसके SPF 50 और पता नहीं क्या क्या, कुछ टाइम बाद आपको अपनी स्किन काली काली दिखाई देने लगेगी, स्किन का कलर ही चेंज होने लगता है, वो ऑक्टिनोक्सेट की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें, इतने हैवी मेटल्स इनके अंदर मिलाए जाते हैं, इतने हैवी केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनका हमको अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट जब भी आप यूज करते हैं, तब सिर्फ MRP के ऊपर नहीं जाना है, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाना है। क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लक्ष्मी जी आएंगी जाएंगी, चलता रहता है, लेकिन ये स्किन अगर एक बार चली गई, बाल चले गए, हेल्थ चली गई, तो फिर बहुत मुश्किल काम है। तो MRP नहीं,
आप उनके इंग्रेडिएंट्स को देखा करो और अपनी स्किन टाइप को देखा करो कि हमें वो सूट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। चलो, अब बात करते हैं कि आपको बेसिकली अपने स्किन टाइप के हिसाब से क्या करना चाहिए या क्या इंग्रेडिएंट यूजफुल हैं। तो यहाँ पर मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ। ड्राई स्किन जो कि उनको चेहरा धोने के बाद हमेशा बहुत टाइट फील होता है, फ्लेकी स्किन, बहुत मुरझाई सी स्किन रह हो जाती है, पोर्स उनके छोटे होते जाते हैं, स्किन पोर्स रोम क्षेत्र छोटे होते जाते हैं, रिंकल, फाइन लाइन ये ज्यादातर दिखाई देती हैं, ये ड्राई स्किन की पहचान है। इनके लिए इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इनके इंग्रेडिएंट्स है हाइलुरोनिक एसिड, सेरेमाइड्स, ग्लीसरीन, ये इनके इंग्रेडिएंट हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो कहीं नोट करिए कि आपको वो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, ग्लिसरीन है जिसके अंदर सेरेमाइड्स हैं, यानी थोड़ा मॉइस्चराइज करने वाले इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं ऑयली के ऊपर। ऑयली मैंने आपको बताया बहुत शाइनिंग रहता है, बहुत चमक रहती है चेहरे पर, लेकिन एक्ने, पिंपल्स का प्रॉब्लम इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा होता है। इन्हीं लोगों के साथ ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम, नाक पे हल्का हल्का काला 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 छोटे छोटे से पॉइंट्स बन जाते हैं, ड्रॉप्स जैसे रहते हैं ब्लैक हेड्स। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इनको ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। ऑलरेडी आपकी स्किन में बहुत ऑयल है, आपको एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं है, तो ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करिए आप। मिनरल ऑयल अवॉइड करना है आपको। आपको जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको अवॉइड करना है। फिर आती है आपकी कॉम्बिनेशन स्किन, जिसे मैंने ईश्वर का वरदान कहा था। कॉम्बिनेशन स्किन जिसमें ड्राई ऑयली दोनों टाइप का रहता है। आपकी नाक ऑयली रहेगी, आपका फोरहेड ड्राई रहता है। अब इस कॉम्बिनेशन स्किन के साथ में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा था ये बहुत अच्छी स्किन रहती है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज देखने चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है कि नहीं, और वो क्लियरली मेंशन रहता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर है, हमेशा इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन रहते हैं। तो सेरेमाइड्स होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन सांस ले पाए। उसे सिर्फ सांस लेना है, कॉम्बिनेशन स्किन को सिर्फ सांस लेना है, बाकी आपकी मेहनत की जरूरत नहीं है। अब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम अपनी स्किन के साथ अक्सर करते रहते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्रीम खरीदने को या फेस वॉश खरीदने को, शैम्पू खरीदने को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। भाई हमने 2,000 2,500 रुपए की क्रीम लगा ली, अब तो हमें खूबसूरत दिखने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है भाई। आपकी स्किन को चाहिए मिनिमम 7 to 8 आवर्स, मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद, प्रॉपर नींद, क्योंकि जब आप सोते हो ना तब आपकी स्किन रिकवरी करने का काम चालू करती है। तब आपकी स्किन के टिश्यूज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जो आपकी डेड स्किन है या जो आपके चेहरे पर प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना तभी होता है स्टार्ट जब आपकी बॉडी फुल रिलैक्सिंग मोड में होती है, आप सो रहे होते हो। तो 7 से 8 घंटे नहीं तो मिनिमम 6 घंटे की नींद लेना स्टार्ट कर दीजिए, और वो नींद ऐसी होनी चाहिए कि आप एक बार सोए तो नेक्स्ट डे अगले दिन ही उठे, बीच बीच में टूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद में ये जितने भी आप लोग नए नए क्रीम्स देखते रहते हैं या नए नए फेस पैक देखते रहते हैं, स्पेशली अस्मिता है, इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, इनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि आपने रैंडमली कुछ देखा वो बहुत अच्छा है। ट्रस्ट करिए एक ही कंपनी के एक ही प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स बनाती है। हमेशा स्किन को स्क्रब ज्यादा करने से बचिए, ज्यादा स्क्रब नहीं करना है आपको, ज्यादा सफाई भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि अंदर की ही पूरी स्किन की सारी सातों के सातों सारी की सारी परतें ही खुल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल स्क्रब करना है। उसके बाद जो मैंने कहा कि जो स्किन केयर रूटीन है वो आप गलत तरीके से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी गलत ही मिलने वाला है। ज्यादातर लोग सनस्क्रीन को केवल गर्मियों के टाइम पर इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई अगर समर वेकेशन चालू हो गए दैट मीन्स के सनस्क्रीन का सीजन आ गया है। ऐसा नहीं है, आपको सनस्क्रीन 12 महीने यूज करनी चाहिए, और जो भी मार्केट में आपके सोशल साइट्स पर जो दिखाया जाता है उससे थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ लाइक्स पाने के लिए इस तरीके का करते हैं, आपको पूरा फॉलो नहीं करना है। अब बेसिक स्किन केयर रूटीन करनी क्या चाहिए, आप बोलोगे कि मैम बार बार बोल रहे हैं स्किन केयर रूटीन ठीक से फॉलो नहीं करते, ठीक से फॉलो नहीं करते। तो स्किन केयर रूटीन होती क्या है? ये होती है आपकी स्किन केयर रूटीन। सबसे पहले क्या करना है, और हाँ स्टार्ट करने से पहले आई एम सो सॉरी, एक चीज और आपको बता देती हूँ। आपकी स्किन केयर रूटीन जब आप शाम को 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे जब भी फाइनली घर में बैठते हैं तब स्टार्ट होती है। आपकी स्किन दिन भर में बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करती है, बहुत सारी चीजों से फाइट करती है, बहुत जर्म से फाइट करती है, बैक्टीरिया से फाइट करती है, लेकिन
आपकी स्किन केयर रूटीन तब होनी चाहिए जब आप फाइनली घर में हैं, सुकून में हैं, आराम से हैं। आपको जितना भी भोजन करना है वो दिन के समय करिए, और जितनी भी स्किन केयर रूटीन करनी है वो रात के समय करिए। हम ये चीजों दोनों को स्वैप कर देते हैं और इस वजह से हमारी हेल्थ भी खराब होती है, स्किन भी खराब होती है। तो शाम को, मतलब घर पे आने के बाद में, आपको फाइनली आपने चेहरे पर कुछ भी लगाया हो, कुछ भी, आपको उसको क्लीन करना है। ऑब्वियसली अच्छी तरीके से क्लीन करिए, एक अच्छा सा फेस वॉश, उससे आप अपना फेस क्लीन करिए। उसके बाद हफ्ते में मिनिमम एक बार, या आपको लग रहा है तो दो बार, मैक्सिमम दो बार, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी मिनिमम एक बार, आप कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए पूरे वीक का, उस एक ही दिन में आपको स्क्रब करना है। वीक में एक बार आपकी स्किन को स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आओगे आप टोनर के ऊपर, फिर आपको टोनर लगाना है, टोनर के बाद आएंगे आप सीरम पे, फिर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड फाइनली आपको आपकी नाइट क्रीम यूज कर सकते हो। या अगर आप उसके बाद रात में भी कहीं बाहर जाने वाले हैं, मतलब आपको किसी फंक्शन में या फिर गेट टुगेदर में बाहर जाना भी है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना है। आप बोलोगे सनस्क्रीन का काम तो मैम दिन में है क्योंकि वो तो अल्ट्रावायलेट रेस से फाइट करेगी। नहीं, सनस्क्रीन सिर्फ यूवी रेस से फाइट नहीं करती है, सनस्क्रीन सभी प्रकार के पोल्यूशन से भी फाइट करती है। तो अगर आप दिन ढलने के बाद भी बाहर जा रहे हो ना, तो आप सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद ही आप कुछ और करो। अब मैं आपको बताती हूँ एज के अकॉर्डिंग किस तरीके के चेंजेस जो हैं वो हमें हमारी स्किन में देखने को मिलते हैं। आप लोगों को देख करके थोड़ा सा अजीब लगने वाला है कि हमारी स्किन इस तरीके से चेंज होती है। तो देखिए, सबसे पहले ट्वेंटीज की स्किन दिखाती हूँ। ट्वेंटीज की स्किन मतलब जब आपकी एज 20 से 30 के बीच में है, मतलब 21 से 29 तक की जो एज है आपकी, वो ज्यादातर लोग अपनी स्किन को लेके कंसर्न इसी एज में होते हैं। अभी हमारी जो जेनजी आई हुई है, जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो अपनी स्किन को लेके बहुत कंसर्न है। जबकि अगर मैं एक बात बताऊं, ट्वेंटीज में आपको अपनी स्किन को लेके इतना भी कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन फ्रेश होती है, एक फ्रेश फ्रूट की तरह होती है, उस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। ट्वेंटीज के बाद हम आगे बढ़ते हैं, थर्टीज की तरफ चलते हैं। यानी अब हम 30 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, हम 30 से 40 के बीच में हैं। इट्स बिटवीन 30 to 40। 30 से 40 की एज है हमारी, और हम में से ज्यादातर लोगों की आई गेस वही एज होनी चाहिए। तो जो 30 से 40 की एज है ना, स्किन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। हल्की हल्की फाइन लाइंस दिखाई देने लग जाती हैं, हल्का सा पिगमेंटेशन दिखाई देने लग जाता है। एक्चुअली स्किन को जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आने का टाइम आपकी स्किन में 30 से 40 के बीच का ही है। आपको भी फर्क दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन की तरफ गौर करते जाइए। फिर चलते हैं हम फोर्टीज की तरफ। अब जब हम फोर्टीज में कदम रख दिया, एक बार हमने 40 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया, तो इट्स बिटवीन 40 to 50, 40 से 50 के बीच की उम्र। इसमें हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो उभर के सामने आ जाती है स्किन की। हमारी स्किन लूज हो जाती है, मतलब जो हमारी ट्वेंटीज में दिखाई दे रही है, फोर्टीज में देखिए कितना फर्क है, लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, सैगी स्किन हो जाती है। हमारी आंखों के आसपास की जो स्किन रहती है वो थोड़ी ढीली पड़ने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं हमारी स्किन के साथ में, जो धीरे 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 एज के साथ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे ना, कई ट्वेंटीज वालों के साथ भी ये फोर्टीज के स्किन की प्रॉब्लम है, और कई फोर्टीज की उम्र के लोगों के साथ भी ट्वेंटीज का स्किन टाइप लेकर के चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रूटीन और प्रोसेस वो लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड फिर आती है 50 एंड अब। एक बार आपने 50 भी क्रॉस कर लिया, तो बस फिर तो अगर आपने 30 तक अपनी स्किन को केयर करना स्टार्ट नहीं किया ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट योर स्किन आफ्टर 50। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपकी स्किन को टेक केयर करने का जो टाइम है ना, वो 30 है। मतलब 20 से 30 के बीच में अगर आप अवॉइड करोगे चलेगा, लेकिन आफ्टर 30 आपको परमिशन ही नहीं है कि आप अपनी स्किन को अवॉइड करना शुरू करो। अगर आपने 30 के बाद भी अपनी स्किन को सीरियसली लेना स्टार्ट नहीं किया, तो फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो 30 के बाद आप स्टार्ट कर दो। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूं कि आपको किस एज में किस तरीके से अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। इसको बहुत आराम से सुनिए
और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट है कि एज ग्रुप वाइज आपकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा, 20s वाली जो एज रहती है, यानी 20 साल से 30 साल के बीच के जो भी हमारे मेल या फीमेल्स रहते हैं, और ये सभी के लिए है। सबसे पहले तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश है, एकदम फ्रेश फ्रूट की तरह। तो उनको बहुत माइल्ड क्लींजर यूज करना चाहिए, मतलब अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन यूज करना वो शुरू कर सकते हैं। और वाटर रेसिस्टेंस अच्छा रखना है, यानी कि आपको वो सनस्क्रीन यूज करनी है जो आपके पूरे फेस को भी कवर करे, प्लस उसमें वाटर लेवल हाई रहना चाहिए। ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन यूज नहीं करनी चाहिए। 20 से 30s की एज के लोगों को स्क्रब करने से बचना चाहिए। आपको स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन में ऐसी कोई भी डेड सेल्स आई नहीं है अब तक जिनको आपको निकालना है। स्क्रब नहीं करेंगे तो चलेगा, या पूरे मंथ में आप 2 बार स्क्रब करेंगे तो भी ठीक है, उतना भी है। उसके बाद में ज्यादातर आजकल 20 से 30s के बीच में जब हमारी एज होती है ना, हमें मेकअप का बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो हम बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप फाइनली सोने जाते हैं ना, तो उस पूरे मेकअप को हटा दीजिए, आपकी स्किन को सांस लेने दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद जितने भी स्किन केयर ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, उन स्किन केयर ट्रेंड से एक दूरी बना लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं सोशल साइट पे जो चीज दिखाई जाए वो सच हो, हकीकत हो। और ज्यादातर हम लोग जितने भी हमारे जेनजी जनरेशन है, वो सोशल ट्रेंड्स को बहुत फॉलो करते हैं। तो ट्रेंड्स को फॉलो ना करते हुए अपनी स्किन को फॉलो करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किन की बात करते करते ये मैडम कहाँ नेचुरामोर के अंदर चली गई। मैं हमेशा कहती हूँ, आपका 75% काम आप जो कंज्यूम कर रहे हो, आप जो ले रहे हो, शरीर के अंदर जा रहा है, वो मैटर करता है। और सिर्फ 25% काम जो आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर रहे हो वो करता है। आप ये जो 75% का काम है, यानी आपकी स्किन और आपके बालों के लिए, उसके साथ साथ आपके नेल्स के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि हमको प्रोटीन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों होती है। क्योंकि आपके बालों को भी बढ़ना है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी भी होनी है, बहुत सारी चीजें आपकी स्किन में मेंटेन करना है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ और आपकी स्किन प्लस आपके बाल, ये सभी चीजों को मेंटेन करना है, प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप सक्षम है, सक्षम वाला, अस्मिता है तो अस्मिता वाला, आप अच्छे से जानते हो 5 टाइप प्रोटीन हम इसमें दे ही रहे हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, राइस प्रोटीन, वे प्रोटीन, ये 5 प्रकार का प्रोटीन हम इन प्रोटीन पाउडर्स में दे रहे हैं। विमेन वेलनेस के कैप्सूल में क्यों प्रेफर कर रही हूँ 20 से 30 के बीच में? वैसे ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है कि मतलब यही लोग ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 20 से 30 के बीच में अगर हम एक फीमेल की लाइफ साइकिल देखें ना, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, प्रेगनेंसी, इतने हार्मोनल चेंजेस रहते हैं ना इस एज में, और उसका सीधा सीधा असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है। आपने अक्सर, हमारी अस्मिता इस चीज से अच्छे से वाकिफ है कि आफ्टर डिलीवरी हमारी स्किन कितनी ज्यादा लूज हो जाती है। कई अस्मिताओं को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को छोटे छोटे स्पॉट आने लगते हैं, कई हमारी अस्मिताओं को तो पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, इनको हटाने का काम विमेन वेलनेस के कैप्सूल ही करने वाले हैं। क्योंकि शतावरी है, चेस्ट्री है, एलोवेरा है, जो आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करने का काम करेगी, इन प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। फिर मैं यहाँ पे आपको जिंजर और क्यूमिन का एक ग्रीन टी भी सजेस्ट करूंगी, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपके डाइजेशन को प्रॉपर रखेगा। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है ना, तो आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, जिनको अक्सर वो बोलते थे कि भाई ज्यादा मुहासे निकल रहे हैं, ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है, तुम्हारा पेट गड़बड़ है। तो अगर पेट गड़बड़ रहेगा ना, तो आपकी स्किन कभी भी क्लीन नहीं हो पाएगी। अब आते हैं हम अपने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपको स्किन टाइप और के अकॉर्डिंग यूज करना है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली 20 to 30, इट्स अबाउट योर स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, अब ऑयली स्किन वालों को मैंने प्रॉब्लम बताया था आपको कि एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्ने और पिंपल्स का ही है। तो एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो आप पहली फुर्सत में न्यूट्री लीवर और इजी डिटॉक्स एक एक कैप्सूल आफ्टर मील लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे अंदर से आपकी क्लैरिटी आए। न्यूट्री लीवर जो आपके लीवर को एक्टिव कर देगा, इजी डिटॉक्स जो आपके ब्लड सेल्स को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, जिससे आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम अंदर से रिपेयर होना लगेगा। अब पिंपल्स कई बार आपको डैंड्रफ की वजह से भी आता है, ये हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और इस चीज को अवॉइड भी कर देते हैं कि अगर आपके सर में डैंड्रफ है या आने वाला है,
तो आपके चेहरे पर पिंपल्स भी रहेंगे। तो आपको उन डैंड्रफ का भी सोल्यूशन ढूंढना होगा, जो मैं अपने लास्ट सीजन में बताया था मैंने आपको कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और अगर ज्यादा है तो एंटी डैंड्रफ सीरम आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि एक्ने है मैम, तो प्रॉपर एक्ने के लिए कुछ बताइए। तो एंटी एक्ने जेल उसी का निवारण है। रात में सोते वक्त आपको एंटी एक्ने जेल ड्रॉप ड्रॉप, जहां जहां पर भी आपको एक्ने का प्रॉब्लम है वहां पर आप एंटी एक्ने जेल इजीली लगा सकते हो। नेक्स्ट डे आपको एंटी पोल्यूशन फेस वॉश से सिंपल जैसे फेस वॉश करते हैं वो करना है। बट इन केस आपकी स्किन ड्राई है, ओके, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अब आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत पैची स्किन रहती है, फ्लेकी स्किन होती है, टाइट हो जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी क्लींजिंग फॉर्म, हाइड्रा बूस्ट क्लींजिंग फॉर्म का फेस वॉश, जो ड्राई स्किन के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि इसके अंदर एक्वापोरिन हमने बहुत अच्छी तरह मिलाया हुआ है। एक्वापोरिन की वजह से प्रॉपर हाइड्रेशन आपको आने वाला है। उसके बाद में डे क्रीम है हमारे पास में, जिसमें पार्सले और प्रो विटामिन B5, जो आपके किसी भी टाइप की स्किन होगी कोई एलर्जी नहीं होने वाली है। आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए डे क्रीम कंपलसरी है। फिर आता है आपका सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ऑयली स्किन को भी लगाना है, ड्राई को भी लगाना है, लेकिन ड्राई स्किन वालों को यूज करने के पहले डे क्रीम लगाना है, फिर सनस्क्रीन लगाना है। ऑयली स्किन वाले डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई करो। लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो आप पहले डे क्रीम लगाइए, उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि इस सनस्क्रीन के अंदर विटामिन ई भी है, जो आपका स्किन फूड होता है, और पपाया भी है, जो आपकी स्किन को क्लीन करने का भी काम कर रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली स्किन ड्राई है तो सिर्फ फेस की नहीं होती है, पूरी बॉडी की रहती है। तो मॉइस्चराइजिंग बॉडी मिल्क, जिसमें राइस ऑयल मिलाया गया है, अब वो आपकी स्किन को पूरी तरीके से प्योर करने का काम करता है। तो चलो, ये मैंने 20 से 30 के बीच का एक रूटीन आपको बताया। अब बताती हूँ मैं आपको 30s, यानी जब आपकी स्किन 30 से 40 के बीच में कहीं तो भी रहती है। आपने 30 का आंकड़ा एक बार पार कर दिया है, तो अब आप 30 से 40 के बीच में हो, यहां से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। यहां से आपको अपनी स्किन को, मतलब आप 30 के हो गए हो ना, आपके सिग्नल एक्टिव हो जाने चाहिए कि अब मुझे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब क्या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है? सबसे पहले आप अपनी डाइट की तरफ ध्यान दो। डाइट मतलब ये नहीं कह रही हूँ खाना छोड़ दो, लेकिन क्या खा रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो। थोड़ा हेल्दी डाइट के ऊपर आना पड़ेगा अब आपको। थोड़ी सीजनल वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी, थोड़ा जितना भी हरी सब्जियां आती हैं वो आपको खानी पड़ेंगी, जिससे आपके बाल और आपकी स्किन दोनों हेल्थी रहे। उसके बाद में मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, सोना जरूरी है जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन जैसे ही आप 30s में कदम रखते हो ना, एक ऐड हो जाती है चीज आपकी स्किन केयर रूटीन में, उसका नाम है एंटी एजिंग क्रीम। 30 के बाद में आपको एंटी एजिंग क्रीम, जिससे कि आपके रिंकल, फाइन लाइन, पैचेस ये दूर रहें, क्योंकि यही आना शुरू होते हैं, इन्हीं को कहते हैं एजिंग दिखाई देने लगी है। तो अब उसके लिए जरूरी है कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन ना हो, फाइन लाइंस ना हो, रिंकल्स ना हो। एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्किन हेल्दी रखनी है तो एक्सरसाइज भी आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा ये जितने भी डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं ना अपनी आंखों के आसपास, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 30 आपके डार्क सर्कल्स भी आना शुरू होते हैं, क्योंकि 30 के बाद ही तो असली जिंदगी चालू होती है, स्ट्रेस चालू होता है, आगे क्या फ्यूचर रहेगा ये टेंशन आना चालू होता है, तो डार्क सर्कल्स आना चालू हो जाते हैं। जैसे ही आप 30 से 40 की तरफ बढ़ते हो, अब आपकी स्किन की नीड क्या है? अब आपकी स्किन की नीड है आपको स्क्रब करना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन वो स्क्रब केवल फेस का नहीं, आपके उन सभी जगह का है जहां पर बहुत जिद्दी काले धब्बे, जैसे कि आपकी कोहनी है, या आपकी गर्दन है, बैक पार्ट है, पैर है, वो एकदम बहुत डेड सेल्स होती हैं, तो आप स्क्रब कर सकते हो। यहाँ पर कॉफी स्क्रब, जैसा कि आप जानते ही हो, उसमें है कोको बटर मिला हुआ है, इसमें कॉफी बीन्स मिली हुई हैं, जिसे स्क्रब करने के बाद में आपकी स्किन जलती नहीं है। उसके बाद में सनस्क्रीन और डे क्रीम, ये प्रॉपर आप स्टार्ट कर दो। ये एक भी दिन अब आपको भूलना नहीं है। डे क्रीम और सनस्क्रीन लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर ड्राई स्किन है तो आप पहले डे क्रीम लगाएंगे, फिर सनस्क्रीन, अगर ऑयली है तो डायरेक्ट आप सनस्क्रीन यूज कर लीजिए। फिर आ जाते हैं अपन 40 से 50s की तरफ। अब अगर जब अपन 40 से 50s की तरफ आते हैं ना, आपकी स्किन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वाटर रिटेंशन का। आपकी
बायोलॉजिकल एज की वजह से आपकी स्किन उतना वाटर रिटेन नहीं कर पाती है जितना उसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको अपने वाटर रिटेंशन यानी पानी पीने की तरफ ज्यादा ध्यान देना रहेगा। जितना हाइड्रेट आप अपनी बॉडी को करोगे, आपकी स्किन उतनी ही हेल्दी दिखाई देगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 40s के बाद भी स्किन जो है वो डबल शाइन करने लगती है, क्योंकि उनकी केयर भी डबल हो जाती है। प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर सोइए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, स्किन नेचुरल तरीके से आपकी ग्लो करने लगती है। अगर स्मोक और अल्कोहल का सीजन चालू हो चुका है आपकी जिंदगी में, तो उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि 40s के बाद आपकी स्किन रिएक्शन करना चालू हो जाती है। मेंटल पीस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। यहाँ पर एंटी एजिंग क्रीम तो हो ही रही है आपके किटी बैग में ऐड, बट उसके साथ साथ आपको अपने बालों और मसल्स पावर की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 40s के बाद में आपके बाल गिरना स्टार्ट होंगे, मसल्स में प्रॉब्लम होगी, ताकत जिसे हम कहते हैं थोड़ा कम हो जाएगी। तो आफ्टर 40 हमारी क्या जरूरत रहती है? देखिए, ज्यादातर लोगों को ना दर्द की बहुत शिकायत हो जाती है, तो मैं सिर्फ स्किन का नहीं बोलूंगी, 40s के बाद में हमारा कंसर्न हेल्थ की तरफ बहुत आ जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है हमारे हाथ पैरों में दर्द होना, जकड़न आना। तो उसके लिए जॉइंट केयर, जिसमें गुग्गल, सलाई, हड़जोड़ ये सब मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपका दर्द पूरी तरह से जाएगा। सिर्फ एक टैबलेट खाना खाने के बाद अगर दूध से लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर भी अगर दर्द बना रहता है, मस्कुलर क्रीम की मालिश करिए आप। मस्कुलर पेन क्रीम से आप मालिश करेंगे तो आपके दर्द चला जाएगा। 40s के बाद में आप अक्सर आपकी स्किन क्रैक्स बहुत आने लग जाते हैं, हाथ पैरों की जो एड़ी है बहुत ज्यादा वो फटने लग जाती है, क्योंकि जो आपकी थर्ड लेयर है ना स्किन की, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, वो थोड़ी सी इनएक्टिव होने लग जाती है। तो उस क्रैक्स क्रीम्स की सहायता से, इसमें कोकम बटर हमने स्पेशली मिलाया हुआ है, आपके पैरों को पूरी तरह रिपेयर कर देगी। हाइड्रोवेज टेक्निक है इसके अंदर, जो 6 गुना स्पीड में आपके पैरों को रिकवर कर देती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 40s के बाद में आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेगी, बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, वाटर रिटेंशन कम हो जाता है इसकी वजह से। तो अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर डार्क पैचेस का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर फाइन लाइंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ एक सोल्यूशन, एलो टर्मरिक क्रीम। सिर्फ एलोवेरा और हल्दी मिलाई गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। बेस्ट यूज क्या रहेगा, रात में अपने फेस को क्लीन करिए और फिर एलो टर्मरिक क्रीम लगा के सो जाइए। अपने आप धीरे धीरे जो भी स्किन के प्रॉब्लम है वो खत्म होंगे। लेकिन 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 प्रोटीन पाउडर लेना नहीं भूलना है। अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो आप प्लस वाला प्रोटीन पाउडर लीजिए, आप मेल हैं या फीमेल कोई भी, जिससे कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक हमने इसमें मिलाया हुआ है। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो आफ्टर 50 आपकी मसल्स को बिल्ड करने का काम करते हैं, आपकी स्किन रिपेयर करने का काम करते हैं, आपके बालों को प्रोटीन पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो सुबह नाश्ते के वक्त आप दूध या पानी के साथ में लीजिए, जिससे अंदर से आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। अब ये तो रही प्रोडक्ट्स की बात है। अब मैं आ जाती हूँ आपके ईटिंग हैबिट्स के ऊपर। मैंने कहा ना 75% वर्क करता है कि आप क्या खा रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेस्ट फूड बताऊंगी जो आपकी हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको क्या खाना चाहिए आपकी हेल्दी स्किन के लिए? एक फल आता है एवोकेडो, जो आपकी स्किन इलास्टिसिटी को बहुत अच्छा रखता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश खाइए। अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पाइनएप्पल है, टमाटो, टमाटर जिसे कहते हैं, चुकंदर जिसको कहते हैं, वो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। अगर आपको अपने बालों को अच्छा रखना है, दलिया, ओट्स जो रहते हैं वो आपके बालों के लिए अच्छे हैं। बादाम आपके बालों के लिए अच्छा रहता है। स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट होता है, वो आपके बालों के लिए अच्छा है। अगर आपको आपके नेल्स की बात करनी है, दालें, प्रोटीन्स बहुत अच्छा होता है, तो आप दालें खाइए। एग भी खा सकते हैं। ऐसी सब्जियां खाइए जिनके अंदर दाने पाए जाते हैं, जैसे मटर है, सेम है, ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर दाने पाए जाते हैं, जो आपके नेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। सो यहाँ पर कुछ अमेजिंग स्किन फूड हैक जिसे मैं बोलती हूँ वो बता रही हूँ। जैसे कि आपकी स्किन के लिए 3 टाइप के विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं नोट करके रख लीजिए। 3 टाइप का विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। ये 3 विटामिन जो हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन तीन के अलावा सिर्फ एक ही चीज है, जिंक, जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन ए की। विटामिन ए क्या करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। एज के साथ साथ जो आपकी स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं,
बहुत सारे डैमेज आ चुके हैं, जगह जगह ऐसे निशान बनते दिखाई दे रहे हैं, इन सबको रिपेयर करने का काम विटामिन ए करता है। विटामिन ए पाया किस में जाता है? बादाम में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, एवोकेडो में पाया जाता है। इन सब में विटामिन ए पाया जाता है जो आपकी स्किन को रिपेयर कर देगा। विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना, यंग दिखाने का काम करता है। आपकी स्किन को यंग कर देगा। मतलब विटामिन सी का मैं जब भी नाम लेती हूँ ना, मुझे रेखा जी याद आ जाती हैं। वही हमारी सेलिब्रिटी जो है, हमारी टीवी, हमारी फेमस स्टार रेखा जी। वैसी जो स्किन रहती है ना, विटामिन सी का काम रहता है कोलेजन प्रोडक्शन का। जितना ज्यादा कोलेजन आपकी स्किन में आएगा, उतना ज्यादा आपकी स्किन यंग होती जाएगी, जवान होती जाएगी। और उस विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा काम है, आप सिट्रस फ्रूट खाइए, ऐसे फ्रूट जिसके अंदर रस ज्यादा भरा हुआ होता है। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, टमाटर में बहुत होता है, नींबू में विटामिन सी बहुत पाया जाता है। लेकिन अगर आपको इन चीजों से एलर्जी, एटलीस्ट वाटर लेवल आप मेंटेन करिए, क्योंकि विटामिन सी इट्स ऑल अबाउट योर लिक्विड डेंसिटी इन योर बॉडी। जितना ज्यादा लिक्विड रहेगा विटामिन सी, उतनी अच्छी तरीके से कोलेजन प्रोड्यूस कर पाएगा, और जितना अच्छा कोलेजन प्रोड्यूस होगा, उतनी आपकी स्किन अच्छी दिखाई देती है। तो जो शिमला मिर्ची दिखाई देती है ना, रंग बिरंगी, उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। स्ट्रॉबेरीज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, वो खाइए। विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक और विटामिन है जिसे स्किन फूड कहा जाता है, विटामिन ई। विटामिन ई का काम रहता है, जितनी भी आपकी इलास्टिसिटी है स्किन में, यानी जो लचक पाई जाती है, वो विटामिन ई लेकर के आता है। विटामिन ई के तो अब कैप्सूल्स भी मिलने लगे हैं, जिनको फोड़ के डायरेक्ट स्किन पर लगा लिया जाता है। बट उन सबसे बेहतर है कि वो सब्जियां खाइए जिसके अंदर दाने, जैसा मैंने अभी जस्ट बोला था, जैसे मटर है, सेम है, ऐसी बीज वाली सब्जियां खाइए। या फिर सनफ्लावर सीड जो रहते हैं, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, इन सब चीजों से आपका विटामिन ई जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा। और वो तंदुरुस्त होगा यानी आपकी स्किन इलास्टिसिटी, स्किन की जो लचक है, वो बहुत अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज एक 30 दिन का प्लान बता देती हूँ, 1 महीने का प्लान बताती हूँ। 3 महीने नहीं तो एटलीस्ट 1 महीने फॉलो करके देखिए, शायद आपकी स्किन, अगर आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे पूरा ग्राफ, तो आपकी स्किन, आई एम श्योर आपकी स्किन में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। जैसे हम मान के चलते हैं आप सुबह 6 बजे जाग जाते हैं, पर कोई बात नहीं, 7 बजे जागिए, 8 बजे जागिए, नींद पूरी होने के बाद जागिए। मिनिमम 6 घंटे सोना है आपको। तो उठते ही गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी के साथ में आप विटामिन सी यानी कि नींबू उसमें डालिए। उसके बाद में कुछ एलोवेरा, या फिर आपने अगर बादाम रात में भिगो के रखे हैं तो 2-4 बादाम खा लीजिए। जैसे ही आप सुबह खाली पेट उठ रहे हैं, ज्यादातर लोग चाय पी लेते हैं ना उठते ही, सबसे पहले स्किन वहीं डैमेज हो जाती है। वो चाय नहीं पीनी है, वो उसको भूल जाइए। जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप, अगर नॉनवेज खाते हैं, बॉयल एग खाइए, सबसे अच्छी चीज है। नहीं खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट खाइए, कोई भी एक फ्रूट अपने नाश्ते में शामिल करना स्टार्ट करिए। क्योंकि फ्रूट खाने का जो सही टाइम होता है ना, वो मॉर्निंग टाइम होता है। रात में कभी फ्रूट नहीं खाने चाहिए, दोपहर में भी बहुत कम। मॉर्निंग टाइम पे फ्रूट खाइए, एक फ्रेश फ्रूट। उसके साथ में चाय कॉफी की आदत है वो भूल जाइए। अभी मैंने आपको कहा था जिंजर और क्यूमिन वाला ग्रीन टी है, तो वो आप लेना स्टार्ट करिए। बट मैं किसी भी टाइप का टी या कॉफी अवॉइड करती हूँ। मैं आपको कहती हूँ, या तो बॉइल्ड एग, या फिर फ्रूट, या आपका दलिया वगैरह, ऐसा कुछ नाश्ता करिए। साथ में आप दूध या पानी के साथ में जो आप प्रोटीन पाउडर है नेचुरामोर, वो लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी सुबह ही सुबह हेल्थ और स्किन दोनों क्लियर रहेंगी। फिर आ जाते हैं 2-2.5 घंटे के बाद में। 2-2.5 घंटे के बाद में कोई भी, फिर से मैं कहूंगी, या तो कोकोनट वाटर हो सके, अब तो गर्मियों के दिन आ चुके हैं, स्टार्ट हो गया है ये सीजन, तो आप कोकोनट वाटर पी लीजिए, नारियल का पानी। या फिर कोई भी एक जूस पी सकते हैं, बट जूस पीने से अच्छा है कि कोई भी एक फ्रूट वापस से खा लीजिए। फ्रूट नहीं है तो गाजर है, खीरा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो आप 2-2.5 घंटे बाद वापस से खाइए। जब आप लंच का टाइम होता है, फाइनली लंच का टाइम जब है 1 से 2 बजे का, अब उस टाइम पर आपको क्या खाना है, प्रॉपर मील लेनी है। दाल चावल सब्जी रोटी दही अचार सलाद पापड़, जितनी वैरायटीज रख पाए ना, थोड़ा 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 सब कुछ। एक ही चीज बहुत सारी नहीं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए।
फिर शाम को स्नैक्स जब आप खाते हो 3:30 से 4-5 बजे के बीच में, तब आप ग्रीन टी लीजिए। उसके साथ में अगर हो सकता है तो 2 से 3 वॉलनट्स ले लीजिए, अखरोट वगैरह ले लीजिए, या फिर फ्रूट सैलेड खा लीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। रात में जब आप डिनर करते हो तो रात के डिनर अवॉइड करिए, नहीं होता है तो दाल या सूप ऐसा कुछ पी लीजिए। जितना आप लिक्विड जैसा कुछ पिएंगे ना, दाल या सूप, उतनी आपकी स्किन और हेल्थ दोनों के लिए ये चीज अच्छा रहता है। और फाइनली जब आप रात में सोने के लिए जाते हो तो उससे एटलीस्ट 1 घंटे पहले ग्रीन टी पी लीजिए। तो आपका जितना भी आपने दिन भर में छोटे छोटे पोर्शन में मील लिया है ना, ये सब का सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जाने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को हर्ब्स एंड मोर की एंटी पिगमेंटेशन किट और हर्ब्स एंड मोर का एंटी एक्ने किट, जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टाफ है, हमारी R&D टीम है, उन लोगों ने प्रिस्क्राइब करके दिया हुआ है कि अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो आपके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आपके लिए है टर्मरिक एंटी एलो टर्मरिक एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटी पोल्यूशन फेस वॉश, हमारी सनस्क्रीन और हमारी एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, स्पॉट इरेजर जिसको हम कहते हैं। उसी तरीके से अगर एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश रिकमेंड करिए। उसके बाद एंटी एक्ने जेल है। इजी डिटॉक्स खाना नहीं भूलना है। और जैसा मैंने आपको बताया था, पिंपल्स का प्रॉब्लम डैंड्रफ की वजह से ज्यादातर होता है, तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ एंटी डैंड्रफ सीरम ये रिकमेंड करना है। तो ये वो 2 किट हैं जो आपकी पिगमेंटेशन में और एक्ने में दोनों में ही पूरी तरीके से सहायता एक तरीके से ये करने वाली हैं। सो यहाँ पर इसी के साथ ही आज का जो मेरा सेशन है उसको मैं यहाँ पर विराम देती हूँ, उसको यहाँ पर रोकती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन को ध्यान से सुना है। ये जितनी भी चीजें आपके सामने आई हैं, आपने कहीं ना कहीं उनको नोट किया है या स्क्रीनशॉट लिया है। नेक्स्ट थर्सडे को हम फिर से मिलने वाले हैं।